मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले बात गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों की कर लेते हैं, जिसके नतीजे आ रहे हैं धीरे धीरे और बीजेपी को जबरदस्त जीत मिलती नजर आ रही है। जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई बीजेपी। अब तक के रुझानों की अगर बात करें तो सभी 6 नगर निगम में बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर और राजकोट में आगे चल रही है। पहली बार सूरत की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोला है और इस बीच बीजेपी ने नगर निगम चुनावों में जीत के जश्न की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बीजेपी दफ्तर में आज शाम 7 बजे विजय सभा का आयोजन भी किया जाएगा। विजय उत्सव में गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो सकते हैं। अहमदाबाद की बात कर लेते हैं, जहां पर अभी तक 100 पर परिणाम आ गए। बीजेपी 76 में आगे चल रही, कांग्रेस 18 पर, आम आदमी पार्टी 6 पर है। AIMM, इस बार ध्यान रखने वाली बात यह है कि AIMM ने भी अपने प्रत्याशियों को उतारा था, आम आदमी पार्टी ने भी हिस्सा लिया था। सूरत की बात करें जिसमें 18 पर आम आदमी पार्टी आगे नजर आ रही है, बीजेपी 56 पर है, कांग्रेस यहां पर सबसे पीछे और AIMM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जिसको फिलहाल 0 ही अभी तक मिल रहा है। वडोदरा की बात करें तो वहां पर भी 41 पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस 7 पर आगे है, लेकिन यहां 0 आम आदमी पार्टी और AIMM के लिए। जामनगर में 28 पर बीजेपी आगे चल रही है और यहां पूरी तरह से बीजेपी का ही कब्जा होता नजर आ रहा है। सीधा चलेंगे, गोपी घांगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। 46% के आसपास पोलिंग हुई थी, लेकिन इसको लेकर चिंता भी थी। 2 नई पार्टियों की एंट्री, आम आदमी पार्टी, AIMM आई, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से बीजेपी ने बढ़त बनाई है, इशारा क्या करता है? देखिए नवजोत, यहाँ पे जीत का जश्न बड़े जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। आपकी आवाज मुझे ज्यादातर सवाल सुनाई नहीं दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बीजेपी का जो जोश है वो सुबह से ही इसी तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे जो पोलिंग बूथ है वहाँ पे बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं। अगर अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद में बीजेपी की जीत अब निश्चित मानी जा रही है। साथ ही वडोदरा, राजकोट, सूरत, भावनगर और जामनगर, इन सभी जगह पे जीत निश्चित मानी जा रही है। और खुद बीजेपी अध्यक्ष आज शाम को एक विजय उत्सव करेंगे, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो वो सूरत में आम आदमी पार्टी की एंट्री की है। सूरत में आम आदमी पार्टी ने एंट्री की है, तो वही जामनगर में जो बीजेपी की उम्मीदवार थी, लेकिन उसको टिकट नहीं, बीजेपी की जो पहले कॉर्पोरेटर थी उसको टिकट नहीं मिली थी, तो उसकी वजह से उन्होंने BSP को ज्वाइन किया था और BSP में उनकी जीत हुई है। तो 3 सीटों पे BSP जामनगर में जीती है, जो सरप्राइज है लोगों के लिए। तो वही आम आदमी पार्टी की जो एंट्री है वो भी एक सरप्राइज के तौर पर देखी जा रही है। चलिए सरप्राइज के मायने भी समझ लेते हैं। सौरभ बख्तानी मेरे साथ सूरत से ही मौजूद है। वो भी बता रही है एक बड़ा सरप्राइज आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि 18 पर वहां से आम आदमी पार्टी भी लीड लेती नजर आ रही है। इसके पीछे क्या कारण वहां पर देखते हैं? जिस तरीके से नवजोत गोपी यहाँ पर बताई थी, फर्स्ट टाइम आम आदमी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है और जिस तरीके से वो बढ़त बनाए है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अभी जो है आम आदमी पार्टी जो फर्स्ट टाइम सूरत के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन को लड़ रही है, 22 सीटों पर आगे चल रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और सबसे बड़ा रीजन इसके पीछे यही है कि जिस तरीके से उन्होंने ग्राउंड लेवल पर प्रचार किया है। साथ ही कांग्रेस का पूरा वोट बैंक टूटा है। आपको मैं बता दूं, कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर आगे चल रही है। ये एक तरीके से सुपड़ा साफ नजर आ रहा है यहाँ पर सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में। आप भीड़ देखें यहाँ पर, जहाँ पर मतगणना हो रही है, भीड़ आप देखें, सिर्फ आपको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आएंगे। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का जो कैंडिडेट्स के बोर्ड पर नाम आते हैं, यहाँ पर जश्न शुरू हो जाता है। आप देखिए 58 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता फिलहाल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। वो जीतेंगे जरूर, लेकिन उनकी जीत पर उनको पूरा फीका कर दिया है आम आदमी पार्टी ने, जो कि 22 सीटों से आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी के यहाँ के वर्कर से, लीडर से हमने बात की, उनका कहना है गुजरात मॉडल पूरे देश में चलेगा, लेकिन जो दिल्ली मॉडल है अब गुजरात में चलेगा। तो इस राह पर जिस तरीके से जो SMC के टैक्सेस है,
यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और थोड़ा जो एंटी इनकम्बेंसी चीज है वो सब सारे फैक्टर्स को लेके आम आदमी पार्टी पहले ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि 5 से 6 सीट लेकर आएगी, लेकिन अब 22 सीटों पर आगे चल रही है और 12 सीटें ऑलरेडी आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत चुकी है। ये आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ पर बीजेपी 25 सालों से राज करी थी, वहां पर अब दिल्ली के आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है। बिल्कुल गोपी, इस बीच जश्न की तस्वीरें भी हम चाहेंगे कि आप लगातार दिखाती रहे। वहां से अहमदाबाद से गोपी हमारे साथ हैं। जी गोपी। बिल्कुल नवजोत, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है वो एक सबसे बड़ी बात है। और सूरत जहां खुद गुजरात बीजेपी CR पाटिल का गढ़ माना जाता है, वहां पे आम आदमी पार्टी की एंट्री ये सबसे बड़ी बात है। और उसमें भी खास करके जब 22 में गुजरात विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो वैसे में आम आदमी पार्टी की एंट्री कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए हैरान करने वाली जरूर होगी, क्योंकि जिस दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं, या अरविंद केजरीवाल यहाँ पे नहीं आए थे चुनाव प्रचार में, लेकिन जो डिप्टी CM से लेके कई सारे आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो चुनाव प्रचार में आए थे। और कहीं ना कहीं जो पाटीदार फैक्टर है सूरत के अंदर, वो पाटीदार फैक्टर की वजह से उनको जीत मिली हुई है, इस तरीके का माना जा रहा है। क्योंकि जितने भी वार्ड है, इन सारे वार्ड अगर बात की जाए तो वो पाटीदार बहुमती वाले इलाके हैं। तो वैसे में ये माना जा रहा है कि पाटीदारों के जरिए उनको वोट दिए गए। और खास करके अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो उनके जो अध्यक्ष है गोपाल इटालिया, वो भी सूरत के ही है और सूरत के पाटीदार समाज से ताल्लुक रखते हैं। तो वैसे में ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। नवजोत, गोपी, आपके आसपास काफी लोग हैं जो बिल्कुल आपने भी हमें जैसे बताया कि अब तो जश्न की तैयारियां वहां पर हो रही है, जरा उनसे बात कीजिए। इस जीत के मायने क्या समझते हैं वो लोग? बिल्कुल नवजोत, मैं उन्हीं से बात करती हूँ कि ये जीत उनके लिए कितना महत्व रखती है। ये बताइए, ये जीत कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए? ये जीत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जनता की जीत है और हमें बहुत खुशी हुई है कि जनता ने भाजपा पर विश्वास रखा है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हुई है गुजरात के अंदर? मोदी साहब के रहते हुए सब आ सकते हैं, सबके ये लोकशाही देश है, इसलिए अच्छा है कि भाजपा पे सबने विश्वास रखा है। बिल्कुल, भाजपा आ जाए जीतेगा तो भाजपा ही। यहाँ पे संगठन भाजपा का बहुत ही मजबूत है। भाजपा सब यहाँ पे लोकल जो काम हुए उनके साथ पूरी मतलब गुजरात की जनता पूरे होशो-हवस के साथ भारत माता की जय। आप बताइए क्या कहेंगे? आप लोगों को उम्मीद थी कि जीत बीजेपी की होगी? उम्मीद थी और हमें पूरा भरोसा था, 100% हम श्योर थे कि भाजपा भी जीतने वाली है। और एक बात यहाँ पे गौर करने लायक ये भी है कि इतिहास में अब तक की कांग्रेस की सबसे कारनी हार हुई है, और ये आम आदमी पार्टी आ जाए या AIM आ जाए, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। भाजपा जो ग्राउंड लेवल पर जो नेटवर्क है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। कांग्रेस हो या आप पार्टी हो या ओवैसी जी की पार्टी हो, उससे भाजपा को कोई इफेक्ट नहीं होने वाली है। और भाजपा जीतती आई है, जीतेगी और आगे भी जीतने वाली है। बिल्कुल, भाजपा जीतती आई है, जीतेगी और आगे भी जीतती आएगी, इस तरीके का यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है। क्योंकि ये गृह राज्य है। नवजोत, मैं आपको बताती हूँ, जब ओवैसी यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए आए थे तब उनको मैंने ये सवाल पूछा था। तब उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे क्या गुजरात गृह राज्य प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह का है, तो क्या वहाँ पे ओवैसी की पार्टी को कितना रिस्पॉन्स मिल सकता है? तब ओवैसी ने ये कहा था कि ये गांधी का गुजरात है, इसलिए हम यहाँ पे आए। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं, अभी तक जितने भी नतीजे आए हैं उसमें आम आदमी AIM जो है वो अहमदाबाद में। कोलकाता से बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता में अब से थोड़ी ही देर पहले ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी से CBI पूछताछ खत्म हो चुकी है। CBI टीम ने कोल घोटाले को लेकर एक लंबी पूछताछ की है। आज CBI के पहुंचने से पहले ममता बनर्जी भतीजे से मिलने उनके घर पहुंची, 15 मिनट तक मुलाकात की। कोल घोटाले और CBI जांच को लेकर बंगाल की सियासत लगातार गर्म है। TMC इसे बदला बता रही है तो बीजेपी जांच का नाम दे रही है। बंगाल में कई सालों से अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग स्तर पर काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ के लोग सब जानते हैं, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा था। अभी CBI ED ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है, लोगों ने इसको स्वागत किया है। जिन को भी चिट्ठी किया है उन लोग खुद आकर के अपने विषय में सारा विषय साफ करना चाहिए और लोगों के मन में जो संशय है वो भी दूर करना चाहिए। CBI
during the course of their investigation, has found out the relations between those criminals, those coal mafias, those cattle smugglers, with the ruling party's political apathy. एक ट्वीट किया है, उसमें अभिषेक बनर्जी का बयान है प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें उन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी जन्म लग्न से थाई नागरिक है। वही अभिषेक बनर्जी अपने एफिडेविट में उनकी मैडम ने जो कंपनियों में मालिक हैं, लिप्स एंड बाउंड, इस तरह के बहुत सारी कंपनियों में, वहाँ उन्होंने कहा कि वो इंडियन सिटीजन है। मेरा प्रश्न यही है कि भाई अभिषेक बनर्जी सही बोल रहे हैं कि उनकी पत्नी सही बोल रही है? তো হাতে এই এজেন্সিগুলো আছে, যারা যাদেরকে ওরা চোর বলেছিল, যাদের ভাগ বলেছিল, তাদেরই তো দেখছি ওদের মন্ত্রীদের পাশাপাশি ঘুরে বেড়াচ্ছে। তা মানুষ সিবিআই বলুন, ইডি বলুন, ইনকাম ট্যাক্স বলুন, এগুলো সবাই জেনে গেছে। এগুলো আর নিরপেক্ষ বলে কিছু নেই, এগুলো সব বিজেপির অফিস হয়ে গেছে। That is a baseless allegation. There is a baseless allegation. जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है वो अपना काम करते हैं। सरकार हर दिन, हर विषय, हर प्रांत का कोई हम उसमें हाथ नहीं लगाते। BJP is left with no allies. Akali Dal has left. Other people have left. So their only allies are CBI and ED. They're trying to use their allies to browbeat, to threaten, to pressurize the TMC, which is their main opponent. सुरागनी मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुरागनी, कल बातचीत जो पूछताछ हुई थी सीबीआई की रुचिरा की बहन के साथ, मेनका के साथ, वो 3 घंटे तक सवाल जवाब हुए। आज यहाँ पर 1.5 घंटे तक हुए। टीएमसी लगातार आरोप ये लगा रही है कि एजेंसियों का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। बीजेपी कह रही है एजेंसियां स्वतंत्र हैं अपने काम करने में। अगर हम इस पर्टिकुलर विषय के बारे में बात करें तो यहाँ पे करीबन 1.5 घंटे की पूछताछ हुई है सीबीआई की 2 टीम्स के साथ और अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा नरूला बनर्जी के साथ। और अगर आप जो सवाल पूछ रहे हो कि ये आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला चलता आ रहा है, ये आज का नहीं है। सीबीआई, ईडी, इन एजेंसियों को इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल नेताओं को इंटिमिडेट करने के लिए, डराने धमकाने के लिए। ऐसा दावा तृणमूल आज से नहीं, बहुत टाइम से ये लोग करते आए हैं। ये इन दावों में अगर हम देखें, किसी छोटे मोटे नेता ने ये दावे नहीं किए हैं। अभिषेक बनर्जी ने किए हैं, फिरहाद हाकिम ने किए हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ये दावे किए हैं कि जब भी किसी स्टेट में इलेक्शन आता है तब देखा जाता है कि ईडी, सीबीआई, इन सेंट्रल एजेंसियों को देखिए यहाँ पर ये उनके लॉयर हैं जो यहाँ से निकल रहे हैं। अभी ये लाइव सूर्या, नजर आप बना रही कि मैं लौटूंगी आपके पास। सूर्या मेरे सहयोगी जानकारी हमें दे रहे थे। इस मामले में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के नए इंजीनियर्स को सफलता के मंत्र समझाते हुए नजर आए, तो बजट में स्वास्थ्य को लेकर सेहत की राह भी उन्होंने दिखाई। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए IIT खड़गपुर के छात्रों को संबोधित कर रहे थे। मैं सेल्फी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सेल्फ 3, यानी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो है सेल्फलेसनेस। आप अपने सामर्थ्य को पहचान कर आगे बढ़े, पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़े और निस्वार्थ भाव से आगे बढ़े। अब IITs को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ही नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के मामले में नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की जरूरत है। हमारी IITs जितना ज्यादा भारत की चुनौतियों को दूर करने के लिए रिसर्च करेगी, भारत के लिए समाधान तैयार करेगी, उतना ही वो ग्लोबल एप्लीकेशन का भी माध्यम बनेगी। कोरोना के बाद बनी वैश्विक परिस्थितियों में
साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन में भारत एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर बन सकता है। इसी सोच के साथ इस वर्ष के साइंस और रिसर्च के लिए बजट में भी बड़ी वृद्धि की गई है। पीएम रिसर्च फेलो स्कीम के माध्यम से भी आप जैसे टैलेंटेड साथियों के लिए रिसर्च का नया माध्यम उपलब्ध हुआ है। हेल्थ सेक्टर को जितना बजट आवंटित किया गया है वो अभूतपूर्व है। ये हर देशवासी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बीता वर्ष हेल्थ सेक्टर के लिए एक प्रकार से अग्नि परीक्षा की तरह रहा था। मुझे खुशी है कि आप सभी देश का हेल्थ सेक्टर इस अग्नि परीक्षा में हम सफल हुए हैं। मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर मेडिसिन्स तक, वेंटिलेटर से लेकर वैक्सीन्स तक, साइंटिफिक रिसर्च से लेकर के सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तक, डॉक्टर से लेकर के एपिडेमियोलॉजिस्ट तक, हमें सभी पर ध्यान देना है ताकि देश में भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य आपदा के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहें। हेल्थ सेक्टर में किया गया निवेश स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाता है। साथियों, कोरोना के दौरान भारत के हेल्थ सेक्टर ने जो मजबूती दिखाई है, अपने जिस अनुभव और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, उसे दुनिया ने बहुत बारीकी से नोट किया है। आज पूरे विश्व में भारत के हेल्थ सेक्टर की प्रतिष्ठा और भारत के हेल्थ सेक्टर पर भरोसा एक नए स्तर पर पहुंचा है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए। खबर यूपी के बागपत से, जहां पर जबरदस्त झड़प की तस्वीरें सामने आई। वहां पर दो दुकानदारों में शुरू हुआ विवाद और उसके बाद हाल क्या हुआ ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, एक दूसरे पर आरोपी हमला करते रहे। मारपीट की घटना को लेकर बाजार में भी अफरा तफरी मच गई। मौके पर पुलिस पहुंची, बीच बचाव किया। दोनों पक्षों के बयान लेकर मामले को दर्ज कर लिया गया। मारपीट में 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।